नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉडकास्ट टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार इससे पहले इतनी कमजोर कभी नहीं रही। यानी 10 साल सत्ता में रही लेकिन इतनी कमजोर कभी नहीं रही। 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार, यानी जो बहुमत चाहिए होता है 272 का, उससे ऊपर सीटें सिर्फ बीजेपी हासिल करती थी। और 10 साल ठसक के साथ केंद्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार चलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता में प्रधानमंत्री पद पर काबिज रहे और हमेशा मजबूती के साथ उन्होंने सरकार चलाई। लेकिन इस बार ऐसा पासा पलटा, ऐसा गेम पलटा कि लोगों ने उस मजबूत सरकार को कमजोर कर दिया। दोस्तों, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जब जनता चाहती है तो आपको मजबूत करती है और जब जनता चाहती तो आपको कमजोर करती है। तीसरा टर्म मोदी सरकार का है और इस बार बेहद कमजोर नजर आ रही है। यानी जो वक्फ बोर्ड का बिल लाया गया था वो जेपीसी को भेज दिया गया, संसद से पास नहीं हो पाया। और यह पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई बिल बीजेपी लाए और वो बिल संसद से पास ना हो पाए। बीजेपी ये बात बहुत अच्छे से समझ रही है कि अब उसका कमजोर फेज शुरू हो रहा है। और लोकसभा चुनाव में खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो झटका मिला, यानी 2019 में जो सीटें मिली थी उससे आधी सीटों पर समेट के रह गई। यहां तक कि अयोध्या सीट भी अपनी हार गई। बीजेपी को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि उत्तर प्रदेश में कमजोर होना यानी सत्ता से दूर होते जाना। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहां भी जो लोकसभा चुनाव के बाद परिणाम सामने आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के दिमाग को हिला देने वाले हैं। यानी केंद्र में कमजोरी, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कमजोरी, यानी दोनों जगह कमजोरी, तो सत्ता से दूरी का रास्ता दिखाई दे रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को लेकर खास रणनीति अपना रही है। यानी अभी 10 सीटों पर उपचुनाव हैं और 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं। और बीजेपी को पता है कि अगर उत्तर प्रदेश से सत्ता से बाहर गए, यानी सत्ता से दूरी बनी, यानी केंद्र में डब्बा गोल होना तय है। और ये लोकसभा चुनाव जो भी बीते हैं उसने बहुत बड़ा संकेत भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है। अब बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी किसी रणनीति पे काम कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी जो सामने इंडिया अलायंस है, यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, उसको टक्कर देने के लिए, उसको पटखनी देने के लिए किसी नए एजेंडे पे काम कर रही है? क्योंकि इंडिया अलायंस ने अभी भारतीय जनता पार्टी के एनडीए को धूल चढ़ाई है। भले ही सत्ता में ना पाया हो लेकिन कमजोर कर दिया। और वो किया कैसे? दरअसल सबको पता है कि जो संविधान वाला एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया था कि संविधान बदल दिया जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसमें और बयानबाजी करके इंडिया अलायंस को मजबूती दे दी कि संविधान 400 पार आएगा तो संविधान बदल देंगे। तो इंडिया अलायंस को बड़ा फायदा हो गया। अच्छा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान नहीं हुआ, इसमें बीएसपी को भी नुकसान हो गया, क्योंकि बीएसपी का जो कोर वोट बैंक था वो भी बड़ी संख्या में टूटा संविधान के नाम पर। और ये प्रदेश अध्यक्ष बीएसपी के बता भी रहे थे एक इंटरव्यू में कि जब वो गए और उन्होंने पूछा बूथ स्तर पर कि भाई यहाँ 400 वोट मिलते थे, 10 वोट क्यों मिले? तो वहां लोगों ने कहा कि भाई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता आए थे, उन्होंने कहा कि संविधान बदल दिया जाएगा, तो आपको संविधान बचाना है तो वोट करिए। तो हम लोगों ने वोट कर दिया। लेकिन ये प्रोपेगेंडा बहुत लंबा नहीं चलेगा और ये प्रोपेगेंडा जो है कथित रूप से खुलकर सामने भी आ गया कि संविधान नहीं बदला जा रहा था। वही महिलाओं को पैसा देने की बात, 8500 रुपए देने की, वो भी मुद्दा खुल के सामने आ गया। तो इंडिया अलायंस का जो 2 बड़े जो टॉपिक उनके थे, जिस टॉपिक पर, जिस बेस पर वो लड़ रहे थे, वो दोनों खुलकर सामने आ गए।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी और जो अंडर करंट चल रहा है वो सामने अब दिखने लगा है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी अगर 10 सालों की बात करें तो सबसे कमजोर है, क्योंकि वो दो बैसाखियों पर चल रही है, यानी एक चंद्रबाबू नायडू और दूसरा नीतीश कुमार। और उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी इंडिया अलायंस के सामने अकेली पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इंडिया अलायंस जो है वो मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, सीटों को लेकर खटर पटर चल रही है। लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी ये बात जानते हैं कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो डब्बा गोल होना तय है। तो भारतीय जनता पार्टी अकेले पड़ती जा रही है, और अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो इंडिया अलायंस से मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो क्या ऐसे में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कोई नई रणनीति अपना सकती है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीएसपी जो है वो बेहद मजबूती से वापसी कर रही है, यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती का दबदबा, उनकी ताकत उत्तर प्रदेश में अनदेखी नहीं की जा सकती है। और यह बात भारतीय जनता पार्टी को भी पता है, और इसीलिए क्या कुछ ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बीएसपी को अपनी ओर लाना चाह रही है। क्योंकि जो खबरें निकलकर सामने आई, जो बातें निकलकर सामने आई, जो फोटोज निकलकर सामने आई, दोस्तों बड़ी गहराई से सोचिएगा कि जो चीजें निकलकर सामने आ रही वो कहीं ना कहीं एक बड़ा अंदेशा दे रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी बीएसपी सुप्रीमो मायावती को किसी भी तरह से नाराज नहीं करना चाहती है, या यूं कहें कि खुश करना चाहती है। और क्या उत्तर प्रदेश में नए समीकरण तैयार हो रहे हैं? दोस्तों आप सबको पता है कि इस समय बीएसपी सुप्रीमो मायावती भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा लाए गए चीजों का, फैसलों का विरोध कर रही है। चाहे वो वक्फ बोर्ड बिल वाला मामला हो, उसका भी बीएसपी सुप्रीमो ने पुरजोर विरोध किया। चाहे वो ठेलों पे, खुंचों पे नाम लिखने वाला मामला हो, उसका भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने विरोध किया। और चाहे सुप्रीम कोर्ट से एससी एसटी आरक्षण के वर्गीकरण का मामला हो, उसका भी विरोध किया। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भाई ये तो आपातकालीन स्थिति, सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको संसद में पलटे। और हुआ क्या? भारतीय जनता पार्टी के जो एससी एसटी के सांसद हैं वो पूरा जो धड़ा है वो पहुंच गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद तुरंत जो है वो सारे एससी एसटी सांसद वो प्रधानमंत्री के पास पहुंच गए और उनको लेटर थमा दिया और कहा कि भाई ये जो मामला है इस पर आप हस्तक्षेप करें, और ये एससी एसटी में जो वर्गीकरण का मामला है, कोटिम कोटा का, इसको रोक दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उनकी तरफ से यह कहा गया कि भाई क्रीमी लेयर जो है वो नहीं लागू होगी एससी एसटी आरक्षण में। दूसरी चीज, जो कोटे में कोटा वाला वर्गीकरण का मामला था, उन्होंने इस पर भी आश्वासन दिया कि ये भी चीज जो है वो नहीं की जाएगी, रोकी जाएगी। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ये तो उत्तर प्रदेश में बैठे बैठे दिखा दिया कि दबदबा दिल्ली तक है, यानी दबदबा था, दबदबा है और दबदबा ही रहेगा बीएसपी सुप्रीमो मायावती का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है, यानी एक संदेश गया है, संकेत गया है कि जो उत्तर प्रदेश में बड़ा वोट बैंक है, एससी एसटी का वोट बैंक लगभग 22%, जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ इस बार बहुत मजबूती से आएगा, ये मैं बार बार कह रहा हूं। तो एक बड़ा संकेत दिया है, और एक संकेत ये भी गया है बीजेपी की तरफ से कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए बीजेपी में अभी बहुत बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर कल को, देखिए राजनीति संभावनाओं का खेल है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी तारीफ की। एक बांग्लादेश वाला मुद्दा हुआ, बांग्लादेश में जब जो है तख्ता पलट हुआ तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बकायदा ट्वीट करके लिखा कि हम केंद्र की सरकार के साथ है, उनके फैसलों के साथ है, यानी बिना अन्ना नुकुर के उन्होंने कहा। वहीं कल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जब एससी एसटी के सांसद मिलने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और जब बात निकलकर सामने आई कि भाई क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा, तो बाकायदा प्रधानमंत्री का धन्यवाद कहा बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। यानी दोनों तरफ से वो सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो दिखाया जा रहा है।
अब देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। यानी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन है, वो मिलकर चुनाव लड़ेगा इस उपचुनाव में 10 सीटों पर। और उत्तर प्रदेश में अगर आगे भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन, क्योंकि अगर दोनों का गठबंधन हुआ तो यकीन मानिए ना हाथ का पंजा दिखाई देगा, ना साइकिल के पुर्जे दिखाई देंगे। यानी ये तो तय है कि अगर बीजेपी बीएसपी साथ आ जाती हैं तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का डब्बा गोल हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। ये बात इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी पता है और वो नहीं चाहते कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएं, क्योंकि 22% का भारी भरकम वोट बैंक बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ अगर बीजेपी से गठजोड़ करता है तो समझ लीजिए कि लगभग 50% से ज्यादा वोट तो सीधा सीधा जो है वो इन दो दलों के पास पहुंच जाएगा और ये बात इंडिया अलायंस को बहुत बड़ा धक्का साबित होगी। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी और बीएसपी की तरफ से एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया जा रहा है, वो ये बताता है कि अगर उत्तर प्रदेश में ये दो दल साथ आ गए, अगर इंडिया अलायंस के सामने दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो इंडिया अलायंस के सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। सिर्फ 2027 के लिए नहीं, सिर्फ उपचुनाव के लिए नहीं, बल्कि 2029 के जो केंद्र में चुनाव होने हैं लोकसभा, उसमें भी एक बड़ा धक्का इंडिया अलायंस को लग सकता है। लेकिन अभी चीजें सामने निकल कर नहीं आई हैं। हाँ, बिल्कुल बीजेपी यानी केंद्र सरकार और बीएसपी की तरफ से एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भले ही दिखाया जा रहा है, लेकिन अभी कोई गठबंधन की चर्चा भी नहीं, कोई बात भी नहीं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये बात भी कह चुकी हैं कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी और बीजेपी भी अपनी तैयारी अकेले चुनाव लड़ने की कर रही है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि राजनीति में बहुत संभावनाएं होती हैं, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि राजनीति में अपने प्रतिद्वंदी को पटखनी देने के लिए एक दूसरे से हाथ राजनीतिक दल मिलाते हैं। और इंडिया अलायंस की जो परफॉर्मेंस रही है, तो बीजेपी ये बात जानती है कि अकेले इंडिया अलायंस को पटखनी देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गठबंधन से गठबंधन ही टकरा सकता है, गठबंधन से अकेले लड़ना थोड़ा मुश्किल साबित होगा। बहरहाल आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक तस्वीर का खाका जो है ये बनता नजर आ रहा है। अब उसमें कब रंग भरे जाएंगे, कब वो उकर के सामने आएगी, कब वो उकेरी जाएगी, ये आने वाले दिनों पता चलेगा। लेकिन हाल फिलहाल स्थितियां जो बन रही हैं वो यही है कि उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। बहरहाल सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में चुनाव की जुटे हुए हैं और आगे जो चुनाव होना वो बहुत दिलचस्प होना है, जो उपचुनाव होना वो भी दिलचस्प होना। 2027 चुनाव तो बेहद दिलचस्प जो है उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो होने वाला है। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।